नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। मिडिल ईस्ट में हलचलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं सैयद मोहसिन नकवी, वो गए हुए थे ईरान में। कालिबाफ के साथ उनकी मीटिंग हुई, फोटो वगैरह आए, लेकिन एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ वो पता नहीं चला। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका का कोई प्रपोजल लेके गए थे। और आज पाकिस्तान से फिर एक बयान आया है जिसमें कहा यह जा रहा है कि सभी पक्षों से यह अपील की गई है कि जंग किसी भी हालत में टाली जाए, जंग ना की जाए। उसके पहले ट्रंप का बयान आया है, वही बदतमीजी से भरा हुआ बयान, जिस बयान में उसने कहा कि घड़ी बहुत तेज चल रही है, ईरान के लिए घड़ी बहुत तेज चल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि वक्त नहीं है ईरान के पास, कभी भी हमला हो सकता है। ईरान बहुत साफ कह रहा है कि हम हमले के लिए तैयार हैं, अगर तुम हमला करोगे तो बदले में जवाब मिलेगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है जिस पर बात करूंगा। उसके पहले बात यूएई की। अगर इस पूरी जंग में मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा कोई फंसा हुआ नजर आता है तो वो यूएई नजर आता है। एक खबर चलाई गई, यूएई में जो हमले हुए हैं उन पर भी बात करूंगा, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जिस पर कम बात हुई है। एक खबर यह चलाई गई कि अमेरिका में ट्रंप के जो करीबी हैं वो लगातार यूएई के ऊपर ये प्रेशर बना रहे हैं, यूएई से ये कह रहे हैं कि ईरान का जो लावान आइलैंड है उसको आप कब्जा कर लो, सीज कर लो, उसको कब्जा कर ले यूएई। यानी यूएई सीधा हमला करे ईरान पर, सीधी दुश्मनी ले ईरान से और लावान को कब्जा कर ले। अब देखिए लावान की खूबी क्या है। लावान अगर आप देखेंगे तो एक तरफ ईरान के बहुत करीब है, यानी लावान पर अगर आपका कब्जा है तो ईरान पर अटैक करना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, होर्मुज आइलैंड से, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो वहां से होर्मुज को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। लावान कतर के करीब भी है, तो लावान में अगर कोई ऑपरेशन होता है तो कतर के जो बेसेस है उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नक्शे में आप देख सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहां पे है? लावान कोई टॉफी नहीं है, कोई चॉकलेट नहीं है कि यूएई जाएगा, अमेरिका की मदद लेगा, इजराइल की मदद लेगा और उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। लावान के आसपास बहुत सारे आइलैंड हैं, आप नक्शे में देख सकते हैं। लावान पर कब्जे के लिए दबाव बनाया जा रहा है यूएई पर। यह खबर चलाई गई। यह खबर सही भी हो सकती है, यह खबर गलत भी हो सकती है, क्योंकि जो करीबी हैं ट्रंप के वो इजराइल के भी बहुत करीबी हैं, जैसे लिंडसे ग्राहम के लगातार बयान आ रहे हैं कि अगर और ज्यादा हमला होगा ईरान के ऊपर, ईरान को और नुकसान पहुंचाया जाएगा तो हो सकता है वो हमारी बात मान ले। अगर नुकसान पहुंचाने से बातें माननी होती तो जिस दिन खामनेई साहब और उनकी टीम को शहीद किया गया था उसी दिन ईरान झुककर मान लेता। ईरान पहले भी कह चुका है कि हम इज्जत की जबान को तो समझते हैं, अगर आप हमें इज्जत देंगे और इज्जत से बात करेंगे तो उस जबान को तो हम समझते हैं, लेकिन अगर आप बदतमीजी करेंगे, बेहुरमती करेंगे तो फिर हम वो बात समझने वाले नहीं। लेकिन ये बात लिंडसे ग्राहम जैसे लोगों को समझ में नहीं आ रही, और उनके जैसे कई करीबी हैं नेतन्याहू के जो ट्रंप के आसपास हैं, और वो यूएई को भड़का सकते हैं इन चीजों के लिए। अब जरा फर्ज कीजिए कि यूएई इनके बहकावे में आकर वाकई लावान पर अटैक की प्लानिंग बनाता है, तो क्या ईरान बैठा रहेगा? ईरान का अटैक सीधे यूएई के अंदर होगा। कई सारे उनके आइलैंड हैं जिस पर कब्जा किया जा सकता है। पहले ही वो कह चुका है कि अगर इस तरह का कोई हमला होगा तो बहरीन के ऊपर हम कब्जा कर सकते हैं, बहरीन के ऊपर वो हमला कर सकता है। क्या होगा वो कल जो हुआ है उससे थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। कल यूएई में कई सारे धमाके हुए हैं और कल और परसों को मिलाकर इजराइल में कई सारी आग लगने की घटनाएं हुई हैं। यूएई पे आऊं उससे पहले इजराइल वाली घटना को समझना ज्यादा जरूरी है। नगेव के बेस पर आग लगी, अचानक से आग लग गई, एक और बेस पर आग लगी। इजराइल में कहा गया शॉर्ट सर्किट हो गई इसलिए आग लग गई। हकीकत यह है, अगर इसकी डिटेल में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो एरो 1 और एरो 2 जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम हैं उनके लिए मिसाइलें यहां पर बनती हैं।
इस आग लगने से मिसाइलों को भारी नुकसान हुआ है, यानी ईरानी अटैक के सामने जो इजरायली डिफेंस था उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है यह इजराइल बाहर आकर नहीं बताएगा, लेकिन जिस तरह की आग देखी गई, एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ दिनों तक यह प्रोडक्शन पूरी तरह से रुक सकता है और कई महीनों का प्रोडक्शन बर्बाद हो सकता है। यानी कम से कम सीज फायर के दौर में इजराइल ने जितना कुछ नया बनाया होगा डिफेंस के लिए एरो 1 और एरो 2 के माध्यम से, उसको खत्म कर दिया है पूरी तरह से इस आग ने। अब यह आग कैसे लगी इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। शॉर्ट सर्किट नहीं है, इस बात पर तो कम से कम एक्सपर्ट राजी हैं बिल्कुल कि शॉर्ट सर्किट जैसी आग ये नहीं दिख रही। कहा यह जा रहा है कि ईरान की पहुंच इजराइल के डिफेंस सिस्टम में काफी अंदर तक है। कई सारे इजरायली गिरफ्तार हुए थे, इजरायली आर्मी के लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनके बारे में कहा गया था कि इनका ईरान से कनेक्शन है। तो एक अंदेशा यह है, एक खदशा यह है कि अपने किसी एजेंट के थ्रू ईरान ने यह काम कराया है, सारी प्लानिंग ईरान की है। अगर ऐसा है तो आगे आपको और भी ऐसी आगें दिख सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के लिए इस बार नुकसान अंदर से हो रहा है। ऊपर से कोई मिसाइल आकर नहीं गिरी है, अंदर से आग लगाई गई है दो दो बेसिस पर, जिनको छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है इजराइल। तो मोसाद के बारे में माना जाता है मोसाद की पहुंच बहुत अंदर तक है। खबर यह आ रही है कि 6000 से ज्यादा मोसाद के एजेंट्स को ईरान ने गिरफ्तार किया है। लेकिन वहां यह भी सच है कि ईरान की जो एजेंसीज हैं उनकी भी पहुंच बहुत अंदर तक है, यहां तक है उनकी भी पहुंच बहुत अंदर तक है। और हंडाला जिस तरह से हैकिंग कर रहा है, बीच में खबर आई कि अमेरिका के कई गैस स्टेशंस के सॉफ्टवेयर उन्होंने हैक कर लिए, उससे समझ में आ रहा है कि मॉडर्न हैकिंग में भी ईरान के अंदर बहुत काम हुआ है। आगे बढ़ने से पहले बस उतनी सी बात कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको लगातार खबरें मिलती रहें। अब चलते हैं यूएई की तरफ। यूएई में जो अटैक हुआ है वो ड्रोन से अटैक हुआ है, और ड्रोन से अटैक होने के बाद आग लग गई है। अबू धाबी अमीरात का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बराकाह जिसका नाम है, बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी थी, उसके बाहर एक डीजल जनरेटर लगा हुआ था। उस डीजल जनरेटर पर हमला हुआ जिससे आग लग गई। जनरेटर के जलने का मतलब यह होता है कि इमरजेंसी में काम नहीं कर पाएगा वो प्लांट। अब आप देखिए, अगर देखें हम तो यूएई ने पहली बार इस हमले के बाद ईरान का नाम नहीं लिया है। यूएई ने कहा कि ये जो हमला हमारे ऊपर हुआ है ये मगरिबी बॉर्डर से हुआ है, वेस्टर्न बॉर्डर से, पश्चिमी बॉर्डर हिंदी में कहेंगे, उर्दू में आप उसको मगरिबी बॉर्डर कहेंगे। अब अगर आप यूएई के मगरिब का नक्शा देखेंगे तो उसमें आपको इराक भी दिखाई देगा, उसमें सऊदी अरबिया भी दिखाई देगा, और उसमें आपको यमन भी दिखाई देगा। इन तीनों जगहों से हमला हो सकता है। इराक से हमले का मामला यह हो सकता है कि ईरान ने इराक में अपने किसी सहयोगी बेस से यह हमला किया हो। सऊदी से हमले का मतलब यह हो सकता है कि कई सारी ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थीं कि यूएई ने सऊदी के ऊपर कुछ हमला किया हो, तो सऊदी ने यूएई को बताया हो कि हम भी हमला कर सकते हैं। लेकिन तीसरी जो संभावना है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वो संभावना यह है कि यमन से हौथियों ने यह हमला किया हो, यह अटैक किया हो यूएई के ऊपर। हौथी पहले भी ये बात कहते रहे हैं, लगातार कहते रहे हैं कि जंग अगर दोबारा शुरू हुई तो हम यूएई के ऊपर हमला करेंगे। अब आप ये कहें कि नहीं, हौथी वालों के पास तो इतनी ताकत नहीं है, तो एक कहानी सुन लीजिए। यमन का दावा यह है, हौथियों का दावा यह है कि यमन के आसमान में अमेरिका का एक MQ-9 रीपर ड्रोन मारकर गिराया गया है। बाकायदा वीडियो जारी हुई, दिखाया गया कि यमन के आसमान पर अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन था। उसका निशाना जो था वो कोई मिसाइल फैक्ट्री थी, और उस MQ-9 रीपर ड्रोन को हौथियों ने गिरा दिया। तो यह कहना कि यमन के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो यूएई तक अपना ड्रोन फेंक सके, यह अपने आप में बेकार की बात है। 3 ड्रोनों से हमला हुआ था।
2 ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए यूएई ने, लेकिन तीसरा ड्रोन निशाने पर लगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि बराकाह न्यूक्लियर प्लांट के इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम के बाहर जो डीजल जनरेटर था वो पूरी तरह से खाक हो गया। आग की लपटें दूर तक दिखाई दी। यमन को लेकर मेरा शक इसलिए है कि यह ईरान की एक अलग तरह की धमकी हो सकती है। ईरान पहले ही कह चुका है कि यह तो हमने बंद किया ही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो हमने बंद किया ही है। अगर दोबारा जंग शुरू होगी तो बाब अल मंदेब को भी बंद किया जा सकता है। बाब अल मंदेब के बंद होने का मतलब यह है कि एक और रास्ता ट्रेड का पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब बाब अल मंदेब को बंद कौन करेगा? यमन बंद कर सकता है, यानी कि हूथी बंद कर सकता है। यमन में आप जानते हैं 2 तरह की सरकारें हैं। एक सरकार जिसको यूएन अपनी तरफ से मान्यता देता है, जिसको सऊदी अरब ने बिठाया है, जो सऊदी अरब का सपोर्टर है, और दूसरे हूथी हैं जिनका बड़े पार्ट पर कब्जा है, जो ईरान के सपोर्टर है। तो बाब अल मंदेब को हूथी बंद कर सकते हैं। और न केवल बाब अल मंदेब को बंद कर सकते हैं, अगर यूएई ईरान के खिलाफ सीधी लड़ाई में गया तो मगरिबी बॉर्डर से भी उसको लगातार हमले का सामना करना पड़ेगा। शुमाली बॉर्डर यानी नॉर्दर्न बॉर्डर से ईरान हमला करेगा तो मगरिबी बॉर्डर यानी वेस्टर्न बॉर्डर से यमन हमला कर सकता है, हूथी हमला कर सकते हैं। यह भी एक मैसेज हो सकता है यूएई के लिए। जब लगातार ये खबरें आ रही हैं कि जंग अगर दोबारा शुरू हुई तो यूएई डायरेक्ट शामिल होगा। पिछली बार यूएई ने ईरान के ऊपर सीधे हमले किए हैं। चलती जंग के बीच नेतन्याहू और बर्निया यूएई गए हुए थे। जब यूएई ने खुद को इतना ज्यादा एक्सपोज कर दिया है तो ये एक इशारा हो सकता है कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो यमन से भी हमला होगा। देखिए, ये बहुत खतरनाक इशारा है और ये बहुत खतरनाक मंजर की तरफ ले जाता है। यूएई हो या फिर सऊदी अरबिया हो, सऊदी अरबिया तो बहुत होशियारी के साथ एक एक कदम रख रहा है, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन यूएई जो है वो हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानियों और दुनिया भर के इस तरह के एक्सपेट्रियाट जो हैं उनका घर है। लोग वहां रहते हैं, बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स बनी हैं, बड़े खूबसूरत मंजर हैं वहां पर। और अगर इस तरह की लड़ाई हुई तो यह गारंटी दे पाना बहुत मुश्किल काम है कि केवल जो हमले होंगे वो मिलिट्री ठिकानों पर होंगे। नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। यूएई के फ्यूचर के लिए यह बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है। सबसे अच्छा सिनेरियो यही होता कि यूएई चुपचाप इस जंग से बाहर रहता, लेकिन यूएई ने खुद को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है और ये जो हमला हुआ है ये कई तरह के आने वाले खतरों की तरफ इशारा कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी तक यूएई ने ईरान का नाम नहीं लिया है, इसलिए जहां जहां से शक पैदा होता है वो मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की। जहां तक सऊदी अरबिया का सवाल है तो कहा यह जा रहा है, अरब न्यूज की खबर है और भी कई जगहों पर यह खबर आई है कि सऊदी अरबिया अरब के मुल्कों से एक डील करना चाहता है जिसको गल्फ हेलसिंकी डील कहा जा रहा है। यानी कि हेलसिंकी डील आप जानते हैं 70s में यह डील हुई थी रशिया, यूरोप के मुल्कों और अमेरिका के बीच में कि हम एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। यानी गल्फ और यूरोप की एक डील हेलसिंकी मॉडल पर, यानी कि यूरोपीय मुल्कों के साथ यह समझौता होगा जिसमें यह तय पाया जाएगा कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और इसमें ईरान शामिल होगा। यानी जो यूरोपीय कंट्रीज हैं वो भी ईरान सहित बाकी दूसरी गल्फ कंट्रीज पर कभी हमला नहीं करेंगी और अगर उनके खिलाफ कोई हमला होता है तो उसमें ईरान सहित गल्फ कंट्रीज शामिल नहीं होंगी। और यह न्यूज जहां आया है, यह न्यूज खत्म होता है एक जुमले पर, जिस जुमले में कहा गया है क्योंकि अमेरिका फेल कर गया। लंबे वक्त तक पूरा गल्फ यह मान के चलता था कि अमेरिका है यहां, अमेरिका के बेसेज हैं, हम इतने सारे पैसे अमेरिका के ऊपर लुटा रहे हैं, पेट्रो डॉलर इस इलाके से कमाकर अमेरिका टिका हुआ है, वरना उसका वजूद, कम से कम इकोनॉमिक वजूद खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए अमेरिका हर हाल में हमको सिक्योर करेगा। लेकिन ईरान वार ने यह क्लियर कर दिया कि अमेरिका आपको नहीं, सिर्फ और सिर्फ इजराइल को सिक्योर करने के लिए वहां पर है और इजराइल को भी ठीक से सिक्योर नहीं कर पा रहा है। आपको क्या सिक्योर करेगा? न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर आई थी वो आपने पढ़ी ही होगी, देखी होगी, मैंने भी दिखाई थी कि जो दावे किए गए थे उससे कहीं बहुत ज्यादा अमेरिकन बेसेस और अमेरिकन एसेट्स को नुकसान पहुंचाया है ईरान ने। तो जो अपने खुद के बेसेज नहीं बचा पाए, जो अपने सैनिकों को नहीं बचा पाए, जो अपनी जहाजें नहीं बचा पाए, वो
अरब मुल्कों को या गल्फ मुल्कों को क्या बचाएंगे, यह बड़ा सवाल सऊदी अरबिया और बाकी गल्फ नेशंस के सामने है। और इसीलिए शायद पहले ईरान से डील करने की बात हो रही थी और अब यह बात की जा रही है कि ईरान के साथ साथ यूरोप से भी डील होगी। और सच कहें तो यह सऊदी अरबिया का बहुत सोचा समझा, अगर यह सच है तो सऊदी अरबिया का बहुत सोचा समझा और बहुत होशियारी का फैसला है, जो लंबे वक्त तक गल्फ के अंदर पीस को इस्टेब्लिश करेगा, अमन को इस्टेब्लिश करेगा, जंग की कोई भी संभावना जो होगी उसको खत्म करेगा और वो एक पीसफुल इलाका बन पाएगा। इसलिए मैंने कहा कि यूएई से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो सऊदी अरबिया इस समय बहुत सोच समझकर, बहुत दिमाग लगाकर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी और लॉन्ग टर्म अमन के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगली जो एक बहुत जरूरी खबर है, और इस खबर को बहुत गौर से पढ़ना चाहिए, न केवल पाकिस्तान के लोगों को बल्कि पाकिस्तान के बाहर के लोगों को भी, हिंदुस्तानियों को भी बहुत गौर से यह खबर सुननी चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट रिलीज हुए हैं, रिलीज नहीं हुए हैं, लीक हुए हैं। और ये डॉक्यूमेंट जो लीक हुए हैं वो इमरान खान के मुतल्लिक है। ये डॉक्यूमेंट ये बताते हैं कि इमरान खान को सत्ता इसलिए छोड़नी पड़ी, गद्दी इसलिए छोड़नी पड़ी और जेल में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहते थे, यानी विदेशी मामलों में अमेरिका का दखल बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान को अमेरिका ना चलाए बल्कि पाकिस्तान खुद चलाए। वो एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी डेवलप करना चाहते थे अमेरिका के दखल के बगैर। और यही वजह थी कि अमेरिका ने साजिश करके उनके खिलाफ जुंटा करवाया और उसके बाद उनको गिरफ्तार करवाया। और यही वजह है कि जेल में उनके साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोप खामोश हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में जो पिछला इलेक्शन हुआ था, जिसको ज्यादातर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा था कि बिल्कुल फर्जी इलेक्शन था, आर्मी ने, आसिम मुनीर ने अपने हिसाब से जिसे चाहा उसे जिताया, जिसे चाहा उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया, जिसे चाहा उसे मिनिस्टर बनाया। ये पाकिस्तान के ही तमाम जो दानिश्वर जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे थे, जो एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे थे। और इसके बावजूद पाकिस्तान के जमहूरियत पर अमेरिका या ब्रिटेन को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उनके पसंद का बंदा गद्दी पर बैठ रहा था और जो बंदा उनकी मुखालफत कर रहा था उसको जेल में डाल दिया गया था। क्यों यह खबर बेहद इंपॉर्टेंट है? यह खबर इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे मुल्क जिनको लगता है कि वो अमेरिका के भरोसे सब कुछ कर लेंगे और अमेरिका की गोद में बैठते चले जाते हैं, उनको अमेरिका कब धोखा देकर कहां भेज देगा कोई नहीं जानता। अमेरिका से दोस्ती ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत अमेरिका से दुश्मनी के। ये बात कई तरह से सामने आई है और इमरान खान का गिरफ्तार रहना इस बात को और पक्का कर देता है। साथ में यह भी पक्का कर देता है कि आज के जो हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, वो अमेरिका के इशारों पर चल रहे हैं। खैर, केवल पाकिस्तानी हुक्मरान अमेरिका के इशारों पर नहीं चल रहे हैं, उसके पड़ोस के कई मुल्कों के हुक्मरान भी अमेरिका के इशारे में चल रहे हैं। और नतीजा ये हुआ है कि अगर हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात करें तो इतनी मुसीबतें एक साथ हमारे ऊपर आई हैं जितना कभी सोचा नहीं गया था। रुपया जिस तरह से गिरता चला जा रहा है, महंगाई जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, वो बेहद परेशान करने वाली चीज है। और जब हम देखते हैं कि खबर आती है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो अमेरिका से इजाजत मांग रहे हैं कि भैया रशिया से तेल खरीदने दो, तो सच कहें तो हमें शर्म आती है। 1947 में आजाद होकर हम खुद मुख्तार मुल्क बने थे और जब हमारे पास इतना पैसा, रुपया, टेक्नोलॉजी नहीं थी तो भी हमारे लीडर कभी अमेरिका से या ब्रिटेन से या रशिया से इजाजत मांगने नहीं जाते थे। इसलिए मुझे लगा कि यह खबर बताना आपको बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाजुला कर देखें तो गल्फ के अंदर टेंशंस बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। खबरें आ रही हैं कि जहाज आ रहे हैं अमेरिका के जर्मन के बेस से, जर्मनी में जो उसके बेस है वहां से जहाजें और हथियार मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं। पहले ही एक पूरा जखीरा है मिडिल ईस्ट में उसके हथियारों का, जहाजों का और बाकी सारी चीजों का। यानी अमेरिका तैयारी कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप आज एक घोषणा करने वाला है, यह जंग की घोषणा भी हो सकती है। जो ईरान के सामने शर्तें रखी गई वो ऐसी जो ईरान कभी मानेगा नहीं। अब ईरान कैसे मान लेगा कि ईरान में केवल एक ही न्यूक्लियर प्लांट रहेगा?
ईरान 20 साल तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा। एनरिच्ड यूरेनियम पूरा का पूरा उठाकर अमेरिका को दे देगा। कितने सैंक्शन हटाए जाएंगे इसका कोई वादा नहीं होगा। कितने एसेट डिफ्रीज किए जाएंगे इसका कोई वादा नहीं होगा। तो ये शर्तें तो सिर्फ एक हारा हुआ मुल्क मान सकता है, और इस जंग में कम से कम इतना तो तय है कि ईरान की हार नहीं हुई है। एक छोटा सा किस्सा बताकर आज की बात खत्म करता हूं। जब बात हो रही थी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की, तो ट्रंप ने एक इंश्योरेंस कंपनी बनाने की बात की थी, जिसमें $40 बिलियन लगाया था कि हम इंश्योर करेंगे जहाजों को। उसने $0 कमाया है, यानी ट्रंप के ऊपर किसी ने $1 का भरोसा नहीं किया है। ईरान ने अपना लॉन्च कर दिया है एक इंश्योरेंस सिस्टम होर्मुज के लिए, और आप देखिएगा कि उसकी कमाई कितनी जबरदस्त होगी। ये एक किस्सा ये बताता है कि इस जंग में हारा कौन है, जीता कौन है, आगे क्या होता है। क्या वाकई अमेरिका हमला करता है, और अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान की क्या प्लानिंग होगी, कैसे होगा, ये सब मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। ईरान पर हर अपडेट के लिए, सबसे तेज ना सही लेकिन सबसे सही अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।